नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। इस विजन डॉक्यूमेंट में खास बात यह है कि आम लोगों की राय को इसमें शामिल किया गया है। 2022 के बाद से ही लगातार जो आम लोग थे उनकी डिमांड्स को समझा जा रहा था और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इसमें इस्तेमाल किया गया। 14 अधिकारों के साथ तमाम तरीके के वादे किए गए हैं इस संकल्प पत्र, इस विजन डॉक्यूमेंट में जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है। और खास तौर से उसमें पुरानी पेंशन की बहाली को एक बार फिर से उठाया गया है। किसानों का मुद्दा उठाया गया है। फसलों के साथ साथ दूध पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लागू की जाएगी, इस बात का वादा किया गया है। अग्निवीर योजना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। छात्रों को आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बेहद न्यूनतम दर पर लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे भी तमाम वादे किए गए हैं जिसमें लगभग सभी को शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी एक बड़ा मुद्दा, उसको लेकर के भी कहा गया है कि मीडिया को दबाव मुक्त बनाया जाएगा, यानी मीडिया को भी काम करने की पूरी आजादी दी जाएगी। ये बार बार कहा जाता रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि देश में जब से केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, ये कहा जाता है कि मीडिया उस तरीके का रोल प्ले नहीं करती जैसा कि उसे करना चाहिए। दबाव किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो दबाव आर्थिक लाभ का हो, यानी जो विज्ञापन दी जाते हैं उसका हो, या फिर डराया धमकाया जाता हो। ऐसा आरोप बराबर विपक्ष की तरफ से लगाया जाता, तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने पक्ष में, अपने पाले में करने के लिए एक प्रयास यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसानों को रिझाने की पूरी कोशिश की गई। आटा के साथ मुफ्त डाटा 500 रुपए का, ये भी वादा किया गया। यानी कहा जाए कि हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए आज उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जनता पर कितना प्रभाव डालने वाले हैं। और खास बात ये भी है कि इस विजन डॉक्यूमेंट में उन बातों को खासतौर से शामिल किया गया जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर रहा है। चाहे वो मामला पुरानी पेंशन का रहा हो, चाहे वो अग्निवीर का रहा हो, चाहे वो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का रहा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो। ऐसे तमाम मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है, इन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है इस विजन डॉक्यूमेंट में। तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ अ, सभी सियासी दलों के हमारे साथी प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आज बाल कृष्ण पांडे जी शामिल हो रहे इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। नेहा यादव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही है। इसके अलावा हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रही है। और साथ ही अनुपम मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो पहला रिएक्शन बालकृष्ण पांडे जी आपसे, जो विजन डॉक्यूमेंट है वो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का। इस विजन डॉक्यूमेंट को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इसमें उन मुद्दों को उठाया गया है जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। जी, सैफई खानदान का घोषणा पत्र हमने ठीक से देखा हुआ है और सैफई खानदान का ये घोषणा पत्र जो है ऐसे समय में आया है जनता को गुमराह करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः से मिसलीड करने के लिए आया है। जबकि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारतवर्ष की जनता को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे, मोदी की गारंटी पे भरोसा है। जब जितनी बार इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, सिर्फ इटावा, मैनपुरी और सैफई के लोगों को नौकरियों में भर्ती देना, महिलाओं की जहां तक आरक्षण की बात है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण देके उनका मार्ग प्रशस्त किया है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे नौकरियों, वहां पे मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है उनको। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो इनका पीडीए का कांसेप्ट है, पीडीए को पे भी इन्होंने जोर दिया है। पीडीए की मैं परिभाषा ऐसी करता हूँ, ये परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी जो है उसको इन्होंने मजबूत करने के उद्देश्य से ये घोषणा पत्र समाज के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गंभीरता से सपा के पूर्व के कारनामों से परिचित है। इस घोषणा पत्र का उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इस देश का जनमानस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और तीसरा कार्यकाल उनका पुनः शुरू हो, इसके लिए वो कृत संकल्पित है। अच्छा, जातिगत आधारित जनगणना जो है वो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में था और समाजवादी पार्टी के भी घोषणा पत्र में है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के घेरने की कोशिश की जा रही है पांडे जी। देखिए, जब हम एक एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो ये जाति की राजनीति, वर्ग की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये कांग्रेस सपा के सब हथकंडे पिछले जो एक थोथले हथकंडे रहे हैं, जो इन लोगों ने 60 सालों तक इसको इस देश को विभाजित करने के उद्देश्य से इस देश में चला रखा है। कुल मिला के मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि इस देश का 140 करोड़ जनमानस सुखी और समृद्ध हो, इस देश का गरीब को जो है उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसकी दिशा में प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से काम किया हो, चाहे उनकी आवास योजना हो, चाहे उनका स्वास्थ्य आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य का कार्ड हो, चाहे वो हर घर शौचालय की योजना हो, चाहे वो हर गरीब को राशन की योजना हो, चाहे हर हर गांव का विद्युतीकरण जो पूरी तरीके से इस देश में हो चुका है। आज कोई गांव इस देश में विद्युतीकरण के बिना नहीं है, कोई अधूरापन है। तो मोदी जी ने आम जनमानस को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसकी संविधान जिसके विषय में हमसे बात करता है, हम लोगों को एक मार्गदर्शन करता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी तरीके से मजबूत करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश और प्रदेश का जनमानस बहुत गंभीरता से उनकी इस भाव से, उनके इस विचार से, उनके कार्य से सहमत भी है, प्रसन्नचित भी है। पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार, फिर से हम एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए नेहा यादव जी, आज जिस तरीके से माफ कीजिएगा, घोषणा पत्र जारी किया विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसमें ये कहा गया कि जो 2 वर्षों तक जनता से राय मांगेगी कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को समाहित करके आपने जो अपना ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, काफी हद तक मेल खाता है कांग्रेस पार्टी के का जो घोषणा पत्र उससे। उनकी 25 गारंटी है, आपने 14 गारंटी बात की, 14 अधिकारों का आपने उसमें जिक्र किया है। जातिगत आधारित जनगणना, पुरानी पेंशन की बहाली, अग्निवीर योजना की समाप्ति, जो छात्र है उनको न्यूनतम दरों पर लोन। आपको लगता है ये तमाम ऐसे वादे थे जो पहले भी किए गए थे? पुरानी पेंशन का मुद्दा आपने 2022 में भी उठाया था, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आए। इस बार जो विजन डॉक्यूमेंट है उससे क्या उम्मीद करते हैं, कितना प्रभाव, कितना असर डाल पाएगा जनता पर? देखिए, हमने जनता के बीच से सुझाव मांगे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन सुझावों को लेकर के आज जनता का जो मांग पत्र था उसे जारी किया है। अभी हमारे भाई पीडीए की बात कर रहे थे, इन्हें पीडीए के बारे में पता नहीं है। पीडीए का मतलब है आधी आबादी के साथ साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आज महिला जो इनकी सांसद थी उनके टिकट काट करके पुरुषों को दिया है उनकी जगह पे। तो ये इनका नारी शक्ति बंधन अधिनियम इन्हीं की पार्टी में नहीं लागू हो पा रहा है। ये क्या नारियों का सम्मान करेंगे? इतनी चिढ़ इन्हें महिलाओं से है, इतनी दिक्कत बीजेपी को महिलाओं से है कि इनके चाहे वो चंडीगढ़ की सांसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 2 सांसद हो, उनके टिकट आज इन्होंने काट दिए हैं। ये उस पर जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारा जो विजन आया है, हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के साथ और पीडीए की रणनीति के साथ हम इंडिया अलायंस के तहत उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। हमने जनता के मुद्दों को लेकर, जैसे इन्होंने कहा ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम परसीमन होगा तब लाएंगे, कब आएगा जाकर के अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे नेता ने आज घोषणा की है, यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम 1 साल के दो साल के अंदर हम वो विधानसभाओं में और देश में महिला आरक्षण को लागू करेंगे। हमने युवाओं के रोजगार की बात की है। जिस तरह से पेपर लीक इस सरकार में हुए, अभी कह रहे थे नौकरियों की बात, अरे इस सरकार में ऐसा कोई पर्चा नहीं जो लीक होने से ये लोग रोक पा रहे हो। हर एक पर्चा इसमें आउट हुआ, चाहे वो 2017 में दरोगा भर्ती हो, फिर यूपी पीसीएल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, टीजीटी, पीजीटी, हायर, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस भर्ती, सारे पर्चे सरकार में लीक हुए। ये शुचितापूर्ण पारदर्शी परीक्षा की बात करें तो बड़ी शर्म आती है। और इनके जो मंत्री और बड़े बड़े नेता जिनके नाम आए कि 8 लाख 9 लाख रुपए इन्होंने लिया, वो 8 लाख 9 लाख रुपए कहाँ गए? जो
भर्ती के नाम पे झोला लेकर के इनके बड़े बड़े नेताओं ने लिए, और उस जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, वो युवा इन्हें जवाब देगा 2024 के चुनाव में। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। वो महिलाएं जो महंगाई का दंश झेल रही हैं, वो इन्हें जवाब देगा 2024 के चुनाव में। और हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, हमने जो अपना मांग पत्र जनता से सुझाव लेकर के आज जारी किया है, चाहे वो किसानों की ऋण माफी हो, किसान जिस तरह से परेशान है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ये देने में असमर्थ रहे, इन्होंने किसानों को सब्सिडी देने की बात की थी, उसमें भी ये विफल साबित हुए। वो सारी चीजें जो इनकी अधूरी रह गई, वो सारी चीजें जो इन्होंने जनता को जुमला दिया, वो जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और जिस तरह से इन्होंने 400 पार का जो ये नारा दिया है, ये 400 पार का नारा नहीं, इन 420 को 400 सीटों पे जो नारा दिया है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता हराने जा रही है। चलिए प्रियंका गुप्ता जी, आपको लगता है कि एक तरीके की कॉपी है ये जो आपका जो घोषणा पत्र आया था, लगभग बहुत सारी चीजें उसमें मिलती जुलती है, तो बेहतर नहीं होता कि आप लोग एक साझा घोषणा पत्र जारी कर देते इंडिया अलायंस की तरफ से? अलग अलग जारी करने की क्या जरूरत थी? इससे तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि आपकी राह अलग है, उनकी राह अलग है, लेकिन मैं दोनों को पढ़ रहा था, मैं आपके भी घोषणा पत्र को और आज इनके भी विजन डॉक्यूमेंट को, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे मुद्दे मिलते जुलते। जातिगत आधारित जनगणना आपका भी इशू है, इनका भी है, न्यूनतम मजदूरी 450 आपका भी है, इनका भी है। इस तरीके से मैं बहुत सारे और भी मुद्दे देख रहा था, अग्निवीर योजना, पुरानी पेंशन की बहाली, बहुत सारे मुद्दे कॉमन है। देखिए मानस जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज हमारे पास विजन भी है और हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है, हमारे पास कमिटमेंट्स भी हैं, हमारे पास गारंटीज भी हैं, हमारे पास न्याय की 5 योजनाएं भी हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? भारतीय जनता पार्टी आज विजन विहीन बैठी हुई है। देखिए बालकृष्ण पांडे जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि इनकी गारंटी में क्या होगा। 10 साल काम करने के बाद ये सिर्फ एक गाना गा पाते हैं, और वो ये गाना गाते हैं कि इन्होंने जो है शौचालय बना दिया। उसके अलावा पूछे ना इनसे क्या है ये। ये अभी कह रहे थे कि गरीबी हटा दी। अरे इससे पूछिए कि जो जो किसान था, जिसकी आय 32 रुपए हुआ करती थी, वो 27 रुपए में पहुंच गए। कहाँ किसकी गरीबी हटा दी? 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन बांट रहे हैं, और तब भी इस देश में भुखमरी सबसे ज्यादा है। आपको मैं बता दूं कि 35% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के नीचे के हैं, और उनकी बाढ़ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? इनसे पूछिए, बताएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के पास पूरा एक कंबाइन पूरे देश का, पूरे इस देश की समस्याओं से जुड़ा हुआ विजन है। उन्होंने पूरा देश व्यापी यात्रा की, और यात्रा के अंदर से जो चीजें निकल कर आए, जो मुद्दे निकल के आए, वो इस घोषणा पत्र में शामिल है। जिस तरह से हमारा अलायंस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से है, तो उनका अपना स्टेट स्पेसिफिक एक एजेंडा होता है। स्टेट स्पेसिफिक उनकी समस्याओं को फोकस कर रहे हैं, और इसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन सारी चीजों को कंपाइल और कंबाइन किया जाता है। सरकार बनने के बाद इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्टेट स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं उनको स्टेट के हिसाब से उठाया जाए, और बाकी जो पूरे देश के मुद्दे हैं वो तो हम उठा ही रहे। पर हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी विजन विहीन नजर आती है। आप जब देखिए प्रधानमंत्री जी मंचों से जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार तो खुद ही पे वार करते हैं वो। परिवारवाद जब बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो क्या क्या अपना दल के साथ खड़े नहीं होंगे? क्या वो राजभर के साथ खड़े नहीं होंगे? और आप बताइए, कहीं भी जाएंगे वो परिवारवाद उनके स्टेज पे मिलेगा ना, और भ्रष्टाचार भी मिलेगा उनके स्टेज पे। तो मुझे लगता है कि आज वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से विजन विहीन है, वो कुछ नहीं बोलते। आप बताइए 2014 में जब आए थे, एक मॉडल लेकर आए थे, और वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था गुजरात। आज क्या मॉडल है इनके पास? मणिपुर। मणिपुर को इस देश का हिस्सा भी नहीं मानते। और आप बताइए कि कौन सा ऐसा विजन है जिस पर भारत की जनता इनको वोट दे दे? आज तक इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात करी जाए तो 12 करोड़ रोजगार तो इन्होंने उल्टे खा लिए हैं इस देश के। और इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि 83% युवा बेरोजगार है इस देश में, और फिर भी ये अपना कॉलर उठाते हुए अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है। और ये फेलियर इतना बड़ा है कि आप देखिए, ये तो चलिए जनता की बात हो गई, इनकी अपनी पार्टी में असमंजस है। आप बताइए कि कितने % टिकट हैं जो इन्होंने बाहरी पार्टी के लोगों को दे दिए। खुद के पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ वहां टहल रहा है असंतोष की भावनाओं के साथ। आप बताइए कि आप पे जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर के बाहर इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको घेर के खड़े हुए।
तो मुझे तो लगता है कि ना जनता खुश है, ना इनका कार्यकर्ता खुश है, और इस बार इनको मुंह की ऐसी खानी पड़ेगी जो पूरा देश देखेगा कि किस तरह से क्या हश्र इन्होंने देश का बना दिया है, और खुद के कार्यकर्ता का क्या हश्र बना दिया है कि वो दरी बिछा रहा है किसके लिए? वो दरियां बिछा रहा है उनके लिए जो दूसरी पार्टी जिनको एक दूसरे को गाली देते थे, आज उनके लिए वो दरी बिछा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत अब देश के सामने आ गई है, और ये हकीकत बहुत बड़ी है कि इनके पास ना नौकरियों के लिए कोई विजन है, महिलाओं की जो सिर्फ बात करता हो, पर महिलाओं की कितने परसेंट टिकट दिए हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम तो लागू कर रहे हैं। कब लागू कर रहे हैं? टिकट में तो कहीं दिख नहीं रहा। दूसरी चीज, आज रोजगार के लिए ये नहीं कह पा रहे हैं कितने रोजगार देंगे। ये अपना फेल जो स्टार्टअप है, जो मेक इन इंडिया है, उसको लेकर सामने आ जाते हैं। अब बताइए मेक इन इंडिया से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ? आप और हम भी इस देश में रहते हैं, हमें भी पता है कि मेक इन इंडिया का क्या हाल है, स्टार्टअप इंडिया का क्या हाल है, स्टैंड अप इंडिया का क्या हाल है, जितने इंडिया है सबका हाल क्या बना दिया है। और आज ये आलम है कि इंडिया गठबंधन भी बोलने से डरते हैं, उसका नाम लेने में इनको डर लगता है। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो आपने नाम अपनी बड़े और बात डरते हैं छोड़ते हैं। रेखा जी आपने रखा था, आपसे एक कमेंट्री लेते हैं अनुपम मिश्रा जी से, सीनियर जर्नलिस्ट है। अनुपम जी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी उसकी है, साथ में जो दूध है उस पर भी पहली बार किसी ने एमएसपी देने की बात कही है, पुरानी पेंशन की बहाली, अग्निवीर योजना की समाप्ति, वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर के देश भर में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा, कमोवेश चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल किया गया है। हाँ देखिए मानस जी, घोषणा पत्र तो सब पार्टीज के एक आते ही हैं, कितने इम्प्लीमेंट होते हैं नहीं होते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंटेबल क्या है। मतलब करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, आप चुनाव जीते हैं नहीं जीते हैं। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अगर उनको लागू करना है तो उनको केंद्र सरकार का हिस्सा होना होगा। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं तो डिप्टी पीएम तो होना ही पड़ेगा, इस जो घोषणा पत्र उन्होंने लागू किया है। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है? जब पिछली बार राहुल गांधी कहते हैं कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, अब वो जो कैलकुलेट करके आता है आपकी जो वर्तमान बजट है उसका भी, उससे भी 40% ज्यादा चला आता है। 40 लाख करोड़ का आपका बजट है, 60 लाख करोड़ में बांटने की बात करते हैं, कैसे मतलब कुछ भी बोल देना। लेकिन बहरहाल अभी जो ये मैं घोषणा पत्र देख रहा हूँ, एक एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी बांटने का कल्चर गलत है, और वो कहने के बाद तकरीबन हर रैली में और हर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ियां बांटी। मतलब ये बड़ा रेयर होता है, पर लेकिन हाँ, मोदी ने जब से कहा कि हम रेवड़ी बांटने के कल्चर के खिलाफ हैं, उसके बाद मोदी साहब ने कितनी रेवड़ियां बांटी आपने भी देखा, हमने भी देखा। और ये भी जो आज जो घोषणा पत्र जो निकले इनको रेवड़ी पत्र ही कहा जाए। देखिए गरीब औरतों को 3,000, गरीब क्या नाम है फार्मर्स को 3,000, 5,000, सिंचाई भी फ्री, असंगठित श्रमिकों को 5,000, 10 लाख का बीमा, गन्ने के लिए 10,000 करोड़ का अलग वो एक पूरा लोन बैंक, औरतों लड़कियों के लिए पीजी तक फ्री, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप फ्री, परिवारों के लिए गेहूं की जगह आटा और 500 रुपए का डाटा, मजदूरों की मनरेगा बढ़ा के 450 रुपया, लोन सारे माफ, महिलाओं को 33% सरकारी नौकरी, उसके बाद प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन, और इसके बाद अच्छा एक चीज और भी हमको समझ में नहीं आता, बुनकर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, मतलब जो कुछ एवरीथिंग अंडर द सन जो कुछ था आपने सब कवर कर दिया। लेकिन 2-3 बातें जो मुझे समझ में नहीं आती। अभी तक जो मैं देख रहा था 33% का बिल पास किया भारतीय जनता पार्टी ने, और तकरीबन 17% महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस ने तो 14% को दिया। सपा का देखेंगे आपको और नीचे चला। तो माय पॉइंट है कि आप जो कह रहे हैं वो आपके चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। पहली बात, आप कहते हैं हम कास्ट सेंसस करेंगे, 4 बार आपकी सरकार रही, वो कास्ट सेंसस किसने रोका आपको? लेट अस कम टू कांग्रेस। ये तो कास्ट सेंसस करके बैठे हैं कर्नाटक में, पूरी रिपोर्ट आगे रखी हुई है। अरे आप क्या, राहुल गांधी कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना करेंगे, आप जातिगत जनगणना कर चुके हैं श्रीमान। आपने कर्नाटक में वो रिपोर्ट 10 साल से दबा के रखी है। ये जो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री इन्हीं ने किया था, आप उस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, चोरी कर लिया भाई आपने कास्ट सेंसस। 33% रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, क्यों नहीं नजर आता किसी भी पार्टी
भाजपा, सपा, कांग्रेस के, बसपा किसी में क्यों नजर नहीं आता भाई? वो 33% आप महिलाओं को टिकट ही दे दे तो भाई कुछ विश्वास समझ में आया। जो एक लाइन से फ्रीबीज आदमियों के लिए करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, लड़कियों के लिए करेंगे, इतना पैसा देंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे, परिवार को इतना पैसा देंगे, मजदूरों को इतना पैसा देंगे, संगठित को इतना देंगे, असंगठित को इतना देंगे, प्राइवेट सेक्टर में इतना देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर, भाई ऐसा कहां से आएगा? एक बार मुझे याद, मैं मानस जी, मैं एक कांग्रेस प्रधानमंत्री की ये बात याद दिलाऊं, अब से पहले मनमोहन सिंह ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वो अलग बात है कि अभी एक कल्चर ऐसा हो गया है और कुछ भी हो, अभी तक नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं कही, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो वॉक द टॉक, जो आप वादा कर रहे हैं वो आप इंप्लीमेंट तो तब करेंगे जब आप सरकार बनाएंगे। अभी जो आपके हाथ में है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब आपकी सरकारें इतनी बार रही तो क्यों नहीं किया? जो आप कास्ट सेंसस करके, जातिगत जनगणना करके बैठे हैं, उसको क्यों नहीं जारी कर रहे हैं भाई? उसे आपने किसने रोक रखा है? आपने उस पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए। कर्नाटक सरकार ने 400 करोड़, 4 अरब रुपया खर्च करके जातिगत जनगणना कराई। अरे उसके डेटा ही जारी कर दो यार, आगे जब कराओगे तब कराओगे, वो तक आप करेंगे। तो मेरा वो मानना है कि भाई देखिए, आप एक ढपोर शंख की कहानी थी, और जितने भी, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जो आप संकल्प पत्र लेके आते हैं तो कोई अंग्रेजी में विजन डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो हिंदी में वो लाओ या अंग्रेजी में लाओ। ये एक जिसे शेखचिल्लियां हैं। और पहली बात, एक आखिरी बात, मेरा हमेशा मानना रहा है कि समाजवादी पार्टी, अगर चूंकि आज सपा का जारी हुआ इसलिए कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी 2024 की खिलाड़ी नहीं है। जब आपको सरकार में आना नहीं है तो आप कुछ भी वादा कर सकते हैं। मानस जी हाँ, नेहा जी, आप कुछ कह दी, मैं आ रहा हूँ, बालकृष्ण जी आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी 2 बार कुछ कहना चाह रही थी। मैं अनुपम जी ने बड़े ही सार्थक तरह से सभी के पक्ष विपक्ष की बात रखी। मैं अपनी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र के मुद्दों को बहुत सही तरीके से आपको बताना और समझाना चाहती हूँ। जब 2012 से 17 तक की सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो इस तरह के तमाम योजनाओं को हमने धरातल पे लागू करके दिखाया और साबित किया। चाहे वो 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की योजना हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी वाली हमारी योजना 1090 डायल 100, और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 102, 108 एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं हमने धरातल पे लागू करके दिखाई, जो आज भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका 0% शून्य भी नहीं काम नेहा कर जी, पाई। सिर्फ एक सवाल नेहा जी आपसे, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जी मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं। जी 4 बार आपकी सरकार रही, 11 साल अखिलेश यादव संसद में रहे, नेताजी ने एक बहुत लंबा समय संसद में बिताया, भारत सरकार का हिस्सा रहे, रक्षा मंत्री रहे, जातिगत जनगणना कभी संसद में उठाया तक नहीं। वादा करना और इंप्लीमेंट करना तो दूर की बात। तो आपको क्या लगता है नेहा जी, ये जातियां जो हैं, आपको लगता है जातियां 2017 से पैदा हुई हैं? इसके पहले जातियां नहीं थी, इनकी गणना की आवश्यकता नहीं थी। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब तक जाति और लिंग का जो भेदभाव है वो इस देश से नहीं समाप्त होगा, तब तक इस देश में गरीबी दूर नहीं हो सकती। उसी संकल्प को श्रद्धेय नेताजी हमेशा लेकर के चले, और हमेशा नेताजी ने जातिगत जनगणना, तो गणना क्यों नहीं हुई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 4 बार सरकार बनी, गणना क्यों नहीं हुई? बात कोटा विदिन कोटा भी हमेशा उठाई, जिसको लोगों ने पलट करके चलाया कि नहीं, ये तो महिला आरक्षण का विरोध करे, जबकि नेताजी ने बिल फाड़ के फेंक दिया। महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, जिससे समाज की अंतिम पंक्ति की अंतिम वंचित महिला नागरिक को भी उसका हक, अधिकार, सम्मान मिल सके। नेताजी वही थे, श्रद्धेय नेताजी ने यूजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा लागू की थी उत्तर प्रदेश में। मेरी बात का जवाब नहीं दिया नेहा आपने, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। महिलाओं को आरक्षण देने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। तो नेताजी ने तो जो काम कर दिए, आज शहीदों की जो बहुत काम कर दिया, बहुत काम कर दिया। मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया। अनुपम जी, मैं दे रही हूँ, आपकी हर बात का जवाब दूंगी मैं, आपकी सिर्फ एक बात का, हर बात नहीं, सिर्फ एक बात। 4 बार सरकार रही, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? मैं बता रही हूँ ना। और कांग्रेस से भी कि आप करके बैठिए, आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी कभी केंद्र में हमारी सरकार सपा की नहीं रही कभी। जातिगत सर्वे जैसे नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे बिहार में करके दिखा दिया, बिना केंद्र के करके दिखा दिया। आप क्यों नहीं कर पाए? सिद्धारमैया ने कर दिया, सिद्धारमैया ने कर्नाटक में करके दिखा दिया।
हमने आपसे कहा ना, हमें मौका मिलेगा, हम इस बार 24 में हमने मुद्दा उठाया है, मजबूती से उठाया है और हम इसके प्रति संकल्पित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा भी है कि हमें मौका मिलेगा तो हम जातिगत जनगणना का मुद्दा चलिए बालकृष्ण पाटिल जी के पास चलते हैं। लागू बालकृष्ण करके जी, दिखाएंगे। अगर हमारी सरकार जी, बनेगी, इंडिया मैं अलायंस की सरकार देश में बनेगी, सपा तो ये मैं अपनी लागू सपा की करके प्रवक्ता और कांग्रेस दिखाएंगे। की प्रवक्ता के क्योंकि पूर्व आज के की ये वक्तव्यों का भी जरूरत है, आज की जवाब देना मांग चाहता है। हूँ। जिस तरह इन्होंने से महिला जातिगत सुरक्षा की भेदभाव बात इस की, देश में समाजवादी चल रहा है, पार्टी और महिला इसको दूर सुरक्षा, करने की जब इन जरूरत दोनों है। की बात करते हैं तो एक मजाक लगता है, एक हास्यास्पद बात लगती है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, उसका अरे इनके गुजराती पास कोई गुंडों जवाब के नहीं है। जो पक्षधर लोग गुज, हैं वो गुज, यहाँ ना बताएं। 50 करोड़ की गलपन बोलने वाले प्रधानमंत्री को शर्म आती है कि नहीं? कांग्रेस की विधवा तो जैसे इन शब्द इन बोलने लोगों का वाले जो जवाब रहा प्रधानमंत्री को है कि शर्म लड़के आती है हैं, कि नहीं? गलतियां हो जाया पंडित करती जी हैं, की ये पहनने इनके वाली संस्थापक लड़कियों के राष्ट्रीय साथ अध्यक्ष का बलात्कार बयान था। बोलने इसलिए वाले समाजवादी उत्तराखंड के पार्टी मुख्यमंत्री को नारी शर्म आती है सम्मान, कि नहीं नारी आती? सुरक्षा बयानों की और बात शासन करेंगे तो व्यवस्था की आप बात ना करे। केंद्रीय मंत्री दूसरा, दीनदयाल है, जो अपने नौकरियों की इन्होंने कॉलेज में बात की, लड़कियों पेपर से लीक की मसाज इन्होंने बात कराते की। हैं। यदि शर्म कहीं आती है पेपर कि लीक नहीं हो रहा आपको? है तो भारतीय कुलदीप जनता सिंह पार्टी की सेंगर उत्तर जैसे प्रदेश की बलात्कारी सरकार, आपके योगी जी फर्ज के में खड़े नेतृत्व पड़े में हैं। जबरदस्त लेफ्टिनेंट सरन कार्रवाई सिंह कर रही जैसे है और लोग आपके बुलडोजर फर्ज में चलाने का खड़े काम पड़े कर हैं। रही। एक इनकी भी सबकी अपराधी आरती इस कृत्य उतारते को हैं आप करने लोग, वाला, इनके पक्ष में समाजवादी तिरंगा मानसिकता यात्रा से पोषित निकालते हैं जो आप लोग हैं, लोगों को जिन्होंने शर्म इस नहीं कृत्य को आती है? अंजाम आपके दिया है, वो एक भी मुख्यमंत्री अपराधी जैसा मुद्दा अच्छा नहीं बचने की लगता। स्थिति में नहीं है। महिलाओं के सबके मुद्दे पीछे नियमित एसटीएफ है लगी हुई आपके। है और अपना शासन आज व्यवस्था अपना डॉक्यूमेंट की पूरा बात काम कर होगी, रहा है। आज आदरणीय दूसरा, इन अखिलेश जी कोर्ट ने के आदेश पे ईए आपको की याद बात होगा, कर लोक करके सेवा क्यों आयोग के दर्द हो अध्यक्ष रहा है रहे, पांडे जी को? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बायोमेट्रिक अध्यक्ष अनिल क्यों यादव रहे, दर्द हो उनको रहा है? हटाया गया क्यों था। दर्द हो रहा है भाई आपको? हजारों ये छात्रों ने जो आंदोलन किया था, जिनके ऊपर 63% लाठियां आबादी चली से थी, आपको समाजवादी लोक पार्टी की अदालत सरकार में मंजूर चली है। थी। तो आपको जिस प्रकार का न्याय भ्रष्टाचार अधिकारी नौकरियों बनने में, का तो बात जिस कर रहे प्रकार हैं। की अगर कुशासन हम व्यवस्था महिलाओं के अधिकार इनका की बात उत्तर करें प्रदेश तो में इनके इनके प्रति शासन क्यों के दर्द दौरान होता रहा है? है, शासन आज व्यवस्था भाजपा इनके के गुंडों लोग की जिस शासन तरह से व्यवस्था रही माने हो, जी, चाहे आज अतीक पिछले अहमद हो, दिनों चाहे से मुख्तार अंसारी, जो अब नहीं है, काट सब रही है। इनके पोषित जनता किए के हुए लोग थे। प्रधानमंत्री मोदी का जिसके टिकट कारण काटने का उत्तर प्रदेश की शासन 24 व्यवस्था, के कानून चुनाव में व्यवस्था उत्तर सब प्रदेश एकदम निचले एक ही पायदान पे आ मुद्दा गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी उत्तर का टिकट प्रदेश को काटने की आप सिर्फ शर्म है नहीं बदमाशों का आपको? राज्य कहा जाने लगा। इस पूरे देश में अरे उत्तर आपने तो प्रदेश की वन छवि डिस्ट्रिक्ट को वन धूमिल माफिया करने का पैदा काम किया है। इस वन डिस्ट्रिक्ट समाजवादी वन पार्टी की हत्यारा पैदा सामंतवादी किया है। सरकार ने वन किया था। डिस्ट्रिक्ट वन सामंतवादी अपराधी मैं इनको आपके इसलिए कहता सरकार हूं ने वन कि जब डिस्ट्रिक्ट वन परंपरा में सत्ता बसाई प्राप्त हो जाती है, केंद्र उसी को आपने पैदा सामंतवाद किया है। कहते हैं। आप मत सामंतवाद कहिए किसी भाई वर्ग और अपना जाति विशेष का विषय नहीं है। जातीय और ये माफिया अजेंडा कांग्रेस है और आपको। सपा, ये दोनों एससी सामंतवादी पार्टियां माफिया है हैं, कि नहीं है? जिन्होंने उत्तर एससी प्रदेश को और एमएलसी किस भारत परिवार में बन दोनों को जाएगा? आर्थिक रूप से एससी शासन माफिया व्यवस्था है के कि रूप, नहीं है? शासन कैसे वो व्यवस्था के एमएलसी स्तर बन पे जा रहे हैं? पूरी ये तरीके से माफिया राज कमजोर खत्म और करने के एकदम नाम पे जमींदोज ऐसा करने का काम माफियाओं किया को है। आज मुख्यमंत्री भारत की योगी जनता और आदित्यनाथ उत्तर जी ने प्रदेश अपनी की गोदी जनता में इन बैठा लोगों के लिया। काले तो कारनामों से मुख्यमंत्री बहुत जी भी ठीक ढंग से बोल रहे हैं परिचित कि ये है और सजातीय इनको माफिया समझ बैठे चुकी होंगे। है। सुशील और सिंह माननीय जवाब मोदी देंगे। जी के नेतृत्व विशेषर में शरण सिंह पुनः कहाँ हम है? चिन्मयानंद इस देश में चिन्मयानंद जैसे मजबूती के साथ बलात्कारी सरकार आपके बनाने जा कहाँ रहे है? हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने की बात लेकिन लेकर के बालकृष्ण आए हैं जी, और जिस माफियाओं को बात का जिक्र सुरक्षा अभी दी अनुपम जाए। जी कर रहे थे और मानस जी कि ये मुफ्त पहला की ऐसा रेवड़ियां देश का देने से अच्छा मुख्यमंत्री होगा है जिसने अपने कि ऊपर लोगों को लगा के सक्षम बंधन बनाया स्वयं जाए। वापस ले लिए। लगभग सभी सियासी दलों का मैं देखता हूँ एक ग्रुप रहता है कि हम मुफ्त में एक जी कल्चर शुरू हो गया है। मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त में सिंचाई ले लो, कर्जा माफ कर देंगे, मकान मुफ्त में ले लो, शौचालय मुफ्त में ले लो, सब मुफ्त में ही अगर ले ले, खाना मुफ्त में ले लो, तो फिर आपको लगता नहीं कि इसका दूसरा पहलू भी है कि लोग मैं एक इसका तरीके से जवाब इस देता बात हूँ। के आदी हो जाएंगे, इस बात के आदी हो जाएंगे कि मानस जी सरकार सब कुछ इनसे हमें एक दे ही सवाल रही और है। पूछ लीजिएगा। मैं बिजली की बात ये कर रहे मैंने थे, मैं इसका जवाब 1 देता हूँ बिजली आपको। का प्लांट क्या रहा कि एक भी एक तो लगाया उत्तर प्रदेश में इन्होंने तो पांच उसका सात नाम बता दें। करीब हजार वर्ष की गुलामी रही। दो ढाई सौ वर्ष तक अंग्रेज, उसके पहले जो तमाम मुगलों का या अन्य लोगों का जो इतिहास इस देश में रहा। तो धीरे धीरे सब लोग लूट के इस देश को चले गए और इस देश का आम जनमानस बहुत गरीब होता गया। अच्छा, उसके बाद अरे आजादी तो आपकी मिली। सरकार को तो आजादी के नीरव भाई मोदी मुझे की सुन जय लीजिए नेहा माल्या जी, अब जैसे मुझे लोग मेरी बात का मोदी जवाब चले सुन गए लीजिए, देश का खजाना मैं आपको वापस सुनता हूँ। काला धन आप तो लाने की मेरे ही बात टर्न पे नहीं बोलना की। शुरू आज कर दी। आपने इलेक्टोरल मैं बॉन्ड का हिसाब पूछा आपको जा भी रहा है तो तकलीफ आप होगी, मैं चारों बोलने नहीं बिल्कुल दूंगा नेहा खाली जी। है। तो आज उसके आपने बाद जब देश पूछा को जाए आजादी मिली इलेक्टोरल तो बॉन्ड 60 वाला 60 काला धन सालों
में कांग्रेस ने इस देश को जितना लूट सकते थे उतना लूटा, गरीब यथावत गरीब बना रहा। आपको अगर स्मरण हो, मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूं, इस देश में भूख से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा निकाल लीजिए। मोदी जी की सरकार के पहले इस देश में भूख से जितनी मौतें होती थी उसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए। तो किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में लोक कल्याणकारी जो सरकार बनती है, जो प्रजातांत्रिक सरकार बनती है, उसका पहला लक्ष्य होता है कि हर व्यक्ति, आम व्यक्ति, उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो किसी भी दशा में। माननीय मोदी जी की सरकार में कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से जो समस्याएं पैदा थी इस देश में, भूख, बेरोजगारी, जिस प्रकार से लोग मर जाते थे भूख से, पहले मोदी जी ने उन बेसिक चीजों पे काम किया।
इनकी, आप चाहे उसको रेवड़िया कह लीजिए या कह लीजिए कि एक गरीब को पेट भरने का काम किया कि कहीं एक गरीब भूख के कारण न मरे, एक बीमारी से न मरे, इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान में जो शौचालय की व्यवस्था दी कि आप मेहनत से उसको बनवा लीजिए, बनवाने का जो मटेरियल लगेगा उसकी व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की। ईमानदारी की बात यह है। तो आपको देश को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो अंत्योदय, अभी इन्होंने हमारे अंत्योदय को स्वीकार किया ना कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए, हमारे दीनदयाल जी के हमारे 4 जो मूल सिद्धांत है, अंत्योदय हमारी परिकल्पना है, दीनदयाल जी की परिकल्पना है, जिसको इन्होंने स्वीकार किया। वैचारिक रूप से मैं प्रसन्न हूं इनसे, और समाजवादी ने भी अगर हमको स्वीकार किया है तो बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अंत्योदय योजना के तहत यही तो था कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। विकास के मुख्य धारा में शामिल कैसे होगा? उसका स्वास्थ्य ठीक होगा तब शामिल होगा ना। उसको रहने की, उसकी छत नहीं टपकेगी, उसका कच्चा मकान उसके ऊपर नहीं गिरेगा तब शामिल होगा ना। जब उसको शिक्षा की व्यवस्था होगी तब शामिल होगा ना। तो इन लोगों ने जो 60 सालों तक इस देश को लूटा और आम और दलित गरीब और दलित और पिछड़ों को, इन सबको जो इन्होंने गरीब बनाए रखा, उसको अंत्योदय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल की संकल्पना को साकार करते हुए रेवड़ियां नहीं बांटी थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, जो इन लोगों ने नहीं किया। कब वापस लाएंगे मोदी जी? स्विस बैंकों से पैसा कब आएगा? हर खाते में देखिए आपके नेता अखिलेश जी फंस जाएंगे। तो कब से खाता खुलवा, देखिए समझ लीजिए आपके नेता अखिलेश जी फंस जाएंगे इसको। 15 लाख कब काले धन की बात न करिए। अरे मेरे 15 लाख बताइए कब मिलेंगे? अगर मेरे 15 लाख मिले तो कम से कम इस वक्तव्य को, ये जो झूठा वक्तव्य प्रचारित होता है, मैं आज इस डिबेट में कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा था इस देश का जितना काला धन बाहर जमा है अगर वो वापस आ जाए तो हर व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए हो जाएगा। यही बात थी जिसको आप लोग गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। आप तो और चोरी कर रहे हैं, एक तो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए मैं देखिए आपका परिवार दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। सैफई खानदान, उसको बहुत अवसर उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है, इसलिए बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। धैर्य पूर्वक सही है। भ्रष्टाचार की अमीरी को आपने बहुत दिन देखा है, अब थोड़ी सी गरीबी देखिए और आम जनमानस को अमीर होते हुए देखिए। आपका नारा था अब होगा न्याय। अब इस बार भी न्याय पत्र आपने जारी किया है। आप ये बताइए कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, इसमें जितने भी संकल्प पत्र आपने जारी किए, घोषणा पत्र, उस पर जनता ने एतबार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर थी, पूरा कैंपेन उन्होंने संभाल रखा था, बावजूद इसके जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। तो इस बार जो नया आप डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, जो घोषणा पत्र लेके आए, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि जनता उस पर भरोसा करेगी? कि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, एक चेहरा है जो लगातार आम लोगों के बीच में है। आपको लगता है कि आप इस एक घोषणा पत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से लड़ पाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि नहीं, मैं प्रियंका जी से पूछ रहा था जी। माना जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश की जनता है ना, ये बहुत सीधी है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार के बारे में बोला, इन्होंने सपने दिखाए कि हम गरीबी महंगाई कम कर देंगे, इन्होंने सपना दिखाया जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो हवाई जहाज में टहलेगा। तो ये सारे सपने थे। स्मार्ट सिटी का सपना हो, बुलेट ट्रेन का सपना हो, रोड के गड्ढे भरने का सपना हो, और उसके साथ में इन्होंने सपने बेचे लोग। 2 करोड़ रोजगार मतलब सालाना देने का वादा किया। ये सब सपने बेचे इन्होंने और देश की जनता ने इन पे यकीन कर लिया। और धीरे धीरे जब उनका धराशायी हो रहा है और इनकी जो बात ये कर रहे हैं, ये भी भुखमरी पे बोल रहे थे, इनको शायद पता नहीं है कि जब देश इनके साथ में जब गवर्नमेंट इनकी आई तो 2014 में भुखमरी में 55वें स्थान पे था भारत, आज वो 102 स्थान पर। तो ये कैसे ड्रास्टिक हो गया? और सिर्फ यही नहीं, देश पे जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ के आसपास था, जो आज जो है 200 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ वैसा धन जा कहाँ रहा है? अभी भाई साहब पूछ रहे थे अनुपम जी कि कहाँ से लाएंगे पैसे। अरे भाई ये पैसा ही तो है इस देश में, और क्या है? चुनावी बॉन्ड से देखिए कितना पैसा इकट्ठा किया मोदी जी ने, हजारों करोड़। मैं नहीं पूछ रहा था, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मैं नहीं पूछ रहा था, आपके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पैसा पेड़ पे हमारे नहीं समय में उगता। तो नहीं उगता था, लेकिन आज उगने लगा है। तो समस्या ये है कि जब उग रहा है तो जनता को मिलना चाहिए ना वो पैसा, और उग रहा है तो फिर जनता उसको बेनिफिट भी उठाए। करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में पड़ा हुआ है, उसका ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो सवालिया निशान है कि इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है।
पैसा तो है पर वो कहाँ लग रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बन रहे हैं उसमें लग रहा होगा। 5 स्टार तो बन ही गए हैं। अब अगर और थोड़ी जो है जनता को अगर समझ में आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि इस बार जनता पूछेगी ना कि ये जो वादे किए थे महंगाई कम करने के, महंगाई में जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1100 रुपए में कैसे पहुंच जाता है? 13 रुपए किलो चीनी के जो वादे किए गए थे वो कहाँ है? वो पूरे नहीं हो पाए। आप बताइए रोड आज भी जितने भ्रष्टाचार फ्लाईओवर बनाने में हो रहे हैं, रोड बनाने में हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह के बड़े बड़े होल। आप कहीं दूर मत जाइए, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा होल बन गया लखनऊ में, और वो भ्रष्टाचार को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि देखिए भ्रष्टाचार है, इसको देखिए। पर ये फिर भी भ्रष्टाचार में भाषण देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाने के दांत कुछ और और दिखाने के कुछ और। हकीकत ये है कि आज ये पूरी तरीके से फेल है। अभी कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो ये इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि सरकारी नौकरियां क्यों हटाते चले जा रहे हैं? कास्ट सेंसस को जो हमारे देश में, जो हमारे संविधान में और जो बदलाव किए गए, चाहे वो 90 में जो बदलाव किए गए, जो प्रियंका आरक्षण जी, लाया आपने गया, बताया नहीं कि उसको आप लागू कास्ट कौन कर सेंसस रहा करा के है? बैठी हैं, आप जारी क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने अनुपम 400 जी, करोड़ रुपए आपको तो लगा के पता ही कास्ट होगा सेंसस किया। कि कर्नाटक में सरकार कितनी अनस्टेबल रही। कर्नाटक में किस तरह से जोर जबरदस्ती करके सरकार तोड़ी भी गई, और वो कास्ट सेंसस का डेटा अब रिलीज किया जाएगा। आप चिंता मत करिए, वो अब रिलीज भी किया जाएगा और उस पर काम भी होगा। क्योंकि 10 साल पहले हुआ था। अरे 10 साल के बाद फिर सरकार किसकी बनी? ये भी तो देखिए, सरकार स्टेबल बन पाई? जिसने कर, बीच में तो कुछ हुई, आपकी सरकार 2019 में क्या हुआ? आपकी सरकार में कंप्लीट हो गया था। आपकी सरकार अरे सिद्धारमैया ने फैसला लिया था जारी ना करने का। सिद्धारमैया साहब ने बयान दिया कि अभी हम इसको जारी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई, हमने कहा ना हम कराएंगे कास्ट सेंसस और हम जारी भी करेंगे। जब हमने नहीं कहा तब का सवाल अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम जब कह रहे हैं, और क्यों क्यों जरूरत आन पड़ी है, ये जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि आज जिस तरह से सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही है ना, इसलिए जरूरत आन पड़ी है। ये जानने की जरूरत आन पड़ी है कि लगातार सरकार जो है सरकारी नौकरियां देती चली आ रही थी। आज 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। किस लिए खाली पड़े हुए हैं? उनको भरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि संविदा कर्मी भरे जा रहे हैं, और संविदा कर्मी को आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आरक्षण को खाने के लिए किया जा रहा है। ये पूरी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये नहीं चाहती कि इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम में आए। पंक्ति के अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर मेन स्ट्रीम में आ जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा आहत भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। एक छोटा सा हकीकत ये जवाब है कि देना। इस देश में जब देश आजाद हुआ था तब वहां पे खाने के लाले थे। तब हमने हरित क्रांति लाई। जब इस देश को जरूरत थी नौकरियों की तो हमने सरकारी उपक्रम बनाए। 100 से ज्यादा एक छोटा सा उपक्रम इन्होंने जवाब बेच डाले। हर एक बार छोटा सा हमने जवाब जनता के लिए काम किया और इस बार भी करेंगे। और हमारा कमिटमेंट कोई फेक कमिटमेंट नहीं होता है। हमारा जो कमिटमेंट होता है उसमें पूरी तरह खरे उतरते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो। हमने लगातार देश की। में अगर बीजेपी के खिलाफ इतनी लोगों में नाराजगी है पिछले 10 सालों में, देश में सारे गलत काम ही हो रहे हैं, तो जैसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और उसमें आपने देखा कि देश के हर हिस्से से लोगों की एक भागीदारी नजर आई। ये कहा गया कि उस वक्त उसको कुछ लोगों ने प्लान किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक खास संगठन का नाम लेकर के कहा गया कि उसने इसको प्लान किया, इस पे केजरीवाल सवार हुए, अन्ना का चेहरा, तो उसके बाद एक नया पॉलिटिकल वो एक तरीके से सीन क्रिएट किया गया। आप तो इंडिया अलायंस से आप इतने समय से करीब 6-8 महीने से लगातार आप लोग कवायद कर रहे हैं, आपके पास भरपूर वक्त था कि अगर जनता वास्तव में बीजेपी से नाराज थी तो उसकी नाराजगी का आप नेतृत्व करते हुए एक माहौल बनाते, लेकिन ऐसा आप लोग कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाए। तो आप क्यों नहीं समझते इस बात को कि कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए बीजेपी में इतनी खामियां हैं तो कमियां आप में भी है कि आप भी जनता की आवाज बन के खड़े नहीं हो पाए, अगर हम आपकी बात पे यकीन कर लें। नेहा जी, मानस जी, जिस करप्शन की बात चली थी उसको तो इन्होंने ही कह दिया, इनकी सरकार में कह दिया कि वो तो करप्शन था ही नहीं। तुलसी घोटाला को घोटाला ही नहीं था। नेहा जी छोटा सा जवाब मानस जी, अगर आप थोड़ा जोर से बोल देंगे कि मोदी जी चोर हैं, अमित शाह जी तड़ी पार है, तो उठा करके ये तो आपके पीछे या तो सीबीआई, ईडी, आईटी कुछ ना कुछ लगा देंगे, उससे बच जाएंगे। अगर तो कोई फर्जी मुकदमा लिख करके आपको जेल भेज देंगे। जिस तरह से विपक्ष इस देश का इतिहास रहा है नेहा जी, इस देश का इतिहास रहा है कि जनसंघ ने और समाजवादियों ने मिलकर के कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ, तत्कालीन तानाशाही सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। इमरजेंसी में लोग महीनों महीनों सालों जेल में पड़े रहे। क्या अब नेताओं में उतनी ताकत नहीं रह गई कि वो किसी सरकार के खिलाफ लड़ सके?
सिर्फ इसलिए डर जाएंगे कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, हमको जेल में बंद कर देगी। तो स्वीकार करिए ना कि इस देश के नेताओं में बुरी ताकत होती, तासीर नहीं रह गई नहीं माने। कि वो लड़ सके देखिए, आम जनता उत्तर के लिए प्रदेश में मैदान में। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और समाजवादी पार्टी जन आंदोलन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी की पहचान ही आंदोलन और संघर्ष है। हमारी पार्टी ने लगातार पिछले 5 साल जब हम विपक्ष में रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भी हमने जमीन पे संघर्ष किया, और इस बार भी जब से दूसरी बार टर्म आई है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, तब भी लगातार समाजवादी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। चलिए नेहा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो वो उनके फेवर में चला जाता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, आप देखिए कि बीजेपी कितनी खूबसूरती से उसको अपने फेवर में लेके चली जाती है और एक सहानुभूति बटोर लेती है। अभी मन से कहा गया कि नहीं, इनका तो परिवार ही नहीं है। अब आप देखिए पूरे देश में कैंपेन चल रहा है, लोग अपने नाम के आगे लगा रहे हैं मोदी का परिवार। तो जो खूबसूरती रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी की, आप लोग स्वीकार करना चाहिए कि अभी उसमें आप लोग काफी पीछे हैं। वो अपनी बढ़ती हुई विपरीत धारा अपने लिए मौका निकाल लेते हैं। मानस जी, हिटलर का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। राष्ट्रवाद की और धर्म की भावनाओं को जनता के बीच भड़का करके जिस तरह से हिटलर ने, चलिए बाल करिए, एक छोटा सा जवाब आप मोदी जी हैं। इनके बयान को समाजवादी पार्टी की अवधारणा है राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होती है। हम सबके भी प्रणम में है, क्योंकि वो समाजवाद के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राम इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं। आज समाजवादी पार्टी राम मंदिर निर्माण जब हो गया, उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, तब भी ये नहीं गए। निमंत्रण प्राप्त करने के बाद पूरे विधानसभा सत्र के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यवस्था की, सामूहिक रूप से दर्शन किया जाए, फिर भी ये नहीं गए। तो समाजवादी पार्टी नहीं रही, ये परिवारवादी पार्टी हो चुकी है, तुष्टीकरण की पार्टी हो चुकी है, और आज ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूं कि समाजवाद का जो मूल दर्शन है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से प्राप्त होता है, आप तो अपने पूर्वजों को भी मानने से इनकार कर दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल और राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में हिंदू धर्म में एक शक्ति है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव होता है या नहीं? नहीं है, आप धर्मी लोग हैं, केवल धर्म का झंडा धोते हैं। क्या कहा मानस जी? आप प्लीज, सब लोग बोल रहे हैं, मैं सुना ही पड़ रहा है। आपका सवाल ये है कि किसी भी सियासी दल का, चाहे वो विजन डॉक्यूमेंट हो, संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो, क्या आम मतदाताओं पर अभी भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जिस तरीके के हालात बीते 2 दशक से हम देख रहे हैं, कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, बाद में उसमें गोल गोल घुमा दिया जाता है कि नहीं मैंने तो ये कहा था, उसके बाद अब तो ये हो गया, और ऐसे इसको समझा गया था, मैंने तो इस तरीके से उसको पेश किया था। तो क्या लगता है आपको, कोई अभी भी आम जनता इन जो कागज के में जो जारी किए जाते हैं किताब बुकलेट की शक्ल में, जनता इस पर भरोसा करती भी है? नहीं, कोई इम्पैक्ट है चुनाव पर इसका? मानस जी, पहली बात तो ये, इसका बहुत संक्षिप्त सा जवाब ये है कि किसी भी घोषणा पत्र या किसी भी पार्टी के वादे पर जनता उतना ही यकीन करती है जितना उस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व पे। जिसकी जितनी विश्वसनीयता, आप अगर कितनी किसकी विश्वसनीयता है सामने आ जाएगा अभी 4 जून को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा अपना मानना है कि कोई कितना भी घोषणा पत्र दे, जो उसका जो लीडर होता है उस पर जनता कितना भरोसा करती, इस पे होता है। एक बात मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा। अभी मैं, चूंकि आज सपा के घोषणा पत्र के हवाले से हम बैठे हैं, तो मानस जी मैं 2 चीजें इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि लगातार अखिलेश यादव सांडों को और छुट्टा जानवरों को लेकर ट्वीट करते रहे, हम सबको मालूम है। उनके घोषणा पत्र में इसको लेके कोई बात नहीं कही गई, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि जब आप जिस चीज को आपने पूरे 7 साल, जब आपने इतना लंबा मुद्दा बनाया, तो आपको इस पे भी कुछ बोलना चाहिए। एक बार मैंने उनसे सवाल भी किया था कि भाई, जो आज ये छुट्टा जानवर नजर आ रहे हैं, ये सपा शासन काल में कहाँ चले जाते हैं? हकीकत ये कि कटने चले जाते थे। आज आपने उस पर एकदम खामोशी रख ली। दूसरी एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं मानस जी, चूंकि मैं पत्रकार हूं और चूंकि बिना लाग लपेट के अपनी बात आपने सुना है कि हर बार कहता हूं, इसलिए मुझे एक चीज बस घबराती है, डराती है, और वो है कि पत्रकारिता और जैसे आज इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि पत्रकारों को खुल के उनकी पत्रकारिता करने दी जाएगी। जब बलिया में 3 पत्रकार जेल गए थे, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भेजा था, मैंने उसको हर प्रोग्राम में उठाया था। प्रोग्राम किसी भी मुद्दे पे होता था, मैं इसको उठाता था। इसी तरह जब अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं,
जब अखिलेश यादव कहते हैं मैं पत्रकारों की सूची बना रहा हूं, डायरी में उनका नाम लिख रहा हूं, जब अखिलेश यादव पत्रकारों को उनके कपड़ों से उनका धर्म और उनकी जाति पहचानते हैं, तो मुझे डर लगता है मानस जी। चलिए ठीक है, इस चर्चा को वहीं समाप्त करते हैं। कपड़ों से पहचान की बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी अनुपम जी, और दूसरी बात देखिए, मैं वहीं था नेहा जी, मैं वहीं था जब अखिलेश जी ने कही थी, मैं वहीं था जब अखिलेश जी ने कहा था कि मैं कपड़ा पहन करके बता देता हूँ। कहना चाहूंगा एक लास्ट कमेंट कर दूं कि जो आपने कहा छुट्टा पशु और गाय की जो बात है, छुट्टा पशु गाय है नहीं, इसका जिक्र इन्होंने इसलिए नहीं किया है कि अपने को कृष्ण के वंशज कहते हैं, लेकिन वो धीरे से पीछे से निपटा देंगे, फिर से गाय इस प्रदेश में दिखनी बंद हो जाएंगी, इसलिए उसको उन्होंने साइलेंट रखा। अंतिम बात यही है कि इनकी सरकार अगर कभी आई, वैसे संभावना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसको पीछे से निपटा देंगे, फिर से कटना स्टार्ट हो जाएंगी, और यही इनका तुष्टीकरण है जिसको इनको आम जनमानस ने नकार दिया है। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं, लेकिन चूंकि बात मीडिया की हो रही थी तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सियासी दल के लिए मीडिया को टारगेट करना बेहद आसान हो गया है। हालांकि मीडिया का काम है खबरों को दिखाना, किसी को पसंद आए या ना पसंद। चलिए इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।